सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपीएससी सीसेट पेपर के कुछ पैसेज देखने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका मैथ रीजनिंग उतना अच्छा नहीं है, तो पैसेज से अपना काम चलाते हैं और मैं भी उनमें से एक रहा हूँ कि मैंने कई बार सीसेट की एग्ज़ाम पास की है, जिसमें मेरा प्रमुख रूप से पैसेज एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कह सकता हूँ। बाकी मैथ रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन जिनको आसानी से किया जा सकता है, तो केवल पैसेज के भरोसे तो हम नहीं रह सकते हैं। हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ईजी होते हैं मैथ और रीजनिंग के, विशेषकर रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो एक मिक्स अप्रोच आपको सीसेट के पेपर में अपनानी है। लेकिन आज का जो हमारा फोकस रहेगा कि पैसेज की जो क्वेश्चन है उसमें आपकी गलतियाँ कम से कम हो। आजकल मैं एक रिसर्च कर रहा था, विशेषकर जैसे यूपीएससी के जो सीसेट का पेपर है, ये 5-6 सालों को मैं सोल्व पेपर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। 2-3 दिन में आपको अपनी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और इसको तैयार करते समय मैंने एक चीज़ जानी है, विशेषकर पैसेज में जानी है, कि यदि हम थोड़ा सा तार्किक रूप से पैसेज को पढ़ें और उसके बाद में क्वेश्चन को अटेम्प्ट लें, तो इसमें जो आपकी गलतियाँ हैं उनकी गुंजाइश कम हो जाती है। लास्ट ईयर और उससे पहले भी मैंने प्रीलिम्स एग्जाम से पहले जो आपकी एमसीक्यू सोल्व करने की रणनीति है और सीसेट के पैसेज कैसे सोल्व करते हैं, ये हमने वीडियो बनाए थे। और इनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, उनमें 2 विद्यार्थी मुझे सिलेक्टेड भी मिले हैं जिनको अपने जो सीसेट के वीडियो उनसे काफ़ी लाभ मिला है। और इस बार भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। उनका भी ये कहना है कि आपको प्रीलिम्स से पहले ये जो सीसेट की सीरीज़ है एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कैसे करने चाहिए, वो सीरीज़ काफ़ी लाभदायक है, तो बच्चों के लिए ये होनी चाहिए। और आप लोगों के लिए आप लोगों के कमेंट लगातार आ रहे थे, तो मुझे ये वीडियो फिर बनाना चाहिए आपके लिए निश्चित रूप से। और इनको हम कंटिन्यू भी करेंगे कि आने वाले वक्त में, जैसे अभी प्रीलिम्स आपका पास में है, ठीक है, तो कैसे हम एक तो सीसेट के जो पैसेज है उसकी रणनीति अपना सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल वे में सोल्व करके दिखाऊंगा कि एक तरीका हो सकता है। और इस दौरान मैंने ये देखा कि हालांकि इसमें 100% एक्यूरेसी की थोड़ी संभावना कमी रहती है। जैसे मैं तो रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी की संभावना रहती है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मतलब 10 में से 8 की संभावना बन सकती है यदि हम बार बार प्रैक्टिस करें तो। मैंने भी जब ये 4-5 साल के जो पैसेज सोल्व किए, इस दौरान मेरे कई क्वेश्चन गलत हुए। बाद में मैंने देखा कि गलत क्यों हुए, मैं क्या सोच रहा था और पैसेज की क्या डिमांड थी। और विशेषकर जैसे पूर्व धारणा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एजप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं अपना कॉमन सेंस। और एक चीज़ मैंने देखी कि यार आप एलिमिनेशन मेथड से जाओगे, यानी जैसे 4 स्टेटमेंट है, उनमें से हमें कोशिश करनी है कि जो बेकार स्टेटमेंट है जिनका कोई पैसे से तार्किक रूप से संबंध नहीं है, उनको हमें एलिमिनेट करना है और अपने आंसर के पास जाना है, नज़दीक जाना है उसके। कई बार 50-50 बचेगा, तो भी आपका पक्ष उसकी ओर रहेगा कि पैसेज में इसकी चर्चा की गई है या लेखक क्या कहना चाहता है। तो ये मैंने तरीके सीखे हैं, जो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में, जैसे सीसेट की जो अपनी सोल्व पेपर है 2-4 दिन में आ जाएगा, आपके पास हाथ में आ जाएगा, उसमें भी आपको ऐसे बहुत सारे तरीके देखने को मिलेंगे। आज मैं 2 पैसेज आपके सामने लेता हूँ और कोशिश करते हैं कि आपकी जो पैसेज को लेकर थोड़ा सा मन में डर है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों से आशा वही करता हूँ कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना। एक और चीज़ थी कि जैसे मैंने प्रीलिम्स के एग्जाम के एनसीईआरटी चैप्टर या जो इंपॉर्टेंट जैसे लक्ष्मीकांत बुक है, उनके भी मैंने एमसीक्यू चैप्टर वाइज बना दिए हैं। आप अपनी वेबसाइट पे जाना, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, या गूगल भी कर सकते हो studiispdj.com, जहाँ पर आपको, जैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो इस साल भी एग्जाम दे रहे हैं, अगले साल एग्जाम दे रहे हैं, तो उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे नोट्स हैं। और जो अपनी 10 ईयर की जो जीएस की है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अब उपलब्ध है, तो आप वो जरूर देख सकते हो। तो चलते हैं अपने जो पैसेज है पहला, उस पर चलते हैं आराम से, यहाँ पे पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये 2020 के मैंने आज पैसेज लिए, क्योंकि आज जो मैं सोल्व पेपर बना रहा था, जो इसमें देख रहा था, मुझे 2 पैसेज बहुत अच्छे लगे जिनको मैं आपको समझा सकता हूँ थोड़ा सा। तो जो पहला पैसेज है वो हम लेंगे, 4 नंबर का पैसेज है 2020 के एग्जाम का। इसमें आप देखना, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा एक काम करना, पहले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लेना, ठीक है। यहाँ पे हिंदी के अंदर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पैसेज आपको पढ़ना है। अभी वीडियो को पॉज कर लो और आराम से पढ़ो। पढ़कर फिर क्या करो, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप मेरे साथ सीख सकते हो सकता है आपने सेम मेरे जैसा आंसर दिया हो सकता है आपने गलती की हो, तो उस गलती को हमें फाइंड करना है, हमारी गलतियों को हमें कम करना है, ठीक है। हिंदी में आप यहाँ पढ़ सकते हो, फिर आगे इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। 4 नंबर जो पैसेज है उसको, यहाँ पे 4 नंबर पैसेज है, इसको आराम से आप पढ़ो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो, ठीक है। आशा करता हूँ आपने ऐसा किया होगा। आते हैं अपने पैसेज की तरफ, पढ़ते हैं थोड़ा सा एक बार इसके बारे में क्या कहना चाहता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, आप ये कोशिश करना कि जैसे पूर्व धारणा के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अलावा जो साधारण क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिनको आप आसानी से पैसेज को थोड़ा सा भी समझ के कर सकते हो। यहाँ पे एक ध्यान रखना कि पैसेज का फोकस किस पे है। जैसे यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे इसमें निवेश की बात की जा रही है,
कि हमारे निवेश निर्णयों में से सबसे महत्वपूर्ण होता है संपत्ति का विनिधान। और दुख की बात है कि हम में से अधिकांश इस निर्णय को उतना महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, दो पैसेज किस पे फोकस करा, निवेश पर। कभी फोकस करेगा, कभी जल पर, कभी जलवायु परिवर्तन पर, कभी कोई मानवीय मुद्दे हैं, सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पर फोकस करेगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो इससे सोल्व हो जाते हैं कि आपने इस बात को पकड़ लिया ना कि पैसेज का फोकस एरिया क्या है, केंद्र बिंदु क्या है। और ऑप्शन में भी हमें यही करना है कि उसका केंद्र बिंदु उनमें से कहाँ पर बात कर रहा है, अभी हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ठीक है, और हम अपने भविष्य की पूर्वानुमेयता तलाशने के लिए अडिग हैं। हमारी सोच जोखिम भरी संपत्तियों में निवेश के लिए अत्यधिक चपल है एवं मूल्य चयन के प्रति अभिमुखित है। थोड़ा सा हिंदी मीडियम के साथ एक दिक्कत है कि पैसेज ऐसे आते हैं थोड़े समझ में कम आते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश का थोड़ा सा आप साथ में रखना। और वैसे भी समझ में आते हैं, आपने वैसे भी अच्छी स्टडी की है तो आराम से चीज़ें समझ में आती है। और ये भी हम जानते हैं निवेश को लेकर हमारे पास भी कॉमन सेंस रहता है, हमारा एक अच्छा नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपके साथ रहती है, तो वो भी कहीं ना कहीं काम आती है। ठीक है, हम निवेश के अस्थिर प्रतिफल और नियंत्रण लोभ को भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप जैसे पैसा निवेश करते हो आप जानते हो क्या क्या समस्या आती है वहाँ पर। ठीक है, और हम सोचते हैं कि हमारे धन का निष्क्रिय अनुपातक बना रहना बेहतर है। बहुत सारे लोग इस माइंडसेट से काम करते हैं, पर वह सुरक्षित रहे। परंतु ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जोखिम मुक्त हो। देखो लेखक क्या बात करना है, हम जानते हैं कि हम कहीं भी निवेश करते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो या कहीं और संपत्ति में निवेश करते हो, उस बात की गारंटी नहीं कि आपका पैसा वहाँ से बन ही पाएगा। कई बार जोखिम हो जाता है, कई बार संकट आ जाता है, ठीक है, नुकसान हो जाता है, लेकिन हम इस दृष्टिकोण से कभी भी काम नहीं कर सकते हैं, ये पैसेज कहना चाहता है। तो हम ये कह रहे हैं कि देखो जो एक्सट्रीम सिचुएशन लाइफ में आनी होती है तो वो कहीं भी आ सकती है, जैसे हम अपने रोजगार खो सकते हैं, ठीक है, अपने घर का मूल्य खो सकते हैं, बैंक दिवालिया हो सकते हैं, हमारे जो बॉन्ड है भुगतान से चूक सकते हैं, सरकार गिर सकती है। ठीक है, कहीं भी 100% गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। ठीक है, हमारे मन मुताबिक चुनी हुई कंपनियों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। पर हम यह मानकर जीवन नहीं जी सकते हैं कि ये सभी चरम घटनाएं वो भी सभी क्या एक साथ आने वाली है। ठीक है, हम जानते हैं कि जोखिम के ये सभी चरम स्वरूप एक साथ प्रकट नहीं होंगे। देखो कुल मिला के बात पूरा पैसेज किस पे फोकस है, ये वैसे मुख्य रूप से फोकस कर रहा है निवेश को, कि जो हम निवेश करते हैं उसमें हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि वो एक कहानी या एक कहावत चलती है कि अपने जितने भी अंडे एक बास्केट में न रखें, ऐसा कहानी सुनी होगी ना। कहने का मतलब है कि आपका जो निवेश है वो अलग अलग सेक्टर में होना चाहिए। आप घर में कर सकते हो, मतलब कोई मकान खरीद सकते हो, कोई गाड़ी खरीद सकते हो, या शेयर मार्केट में लगा सकते हो, अलग अलग चीज़ें में और चीज़ों में जहाँ पे आपको लगता है। ठीक है, कई प्रकार के आजकल फंड वगैरह होते हैं उनमें लगा सकते हो, तो अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं इसमें, देखो लेखक क्या कहना चाहता है। निम्न कथनों में से कौन सा एक परिच्छेद लेखक द्वारा दी गई सलाह को श्रेष्ठ रूप में, याद रखना इस बात को कि लेखक क्या सलाह देना चाहता है। इस लेख को पढ़ने के बाद में आपके मन में भी वही चीज़ आएगी कि लेखक क्या सलाह देना चाहता है। कि यार जोखिम निवेश तो करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जोखिम नहीं लेंगे तो अच्छी संपत्ति क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल माइंडसेट से काम करते हैं कि उनका पैसा बैंक में जमा रहता है केवल। ठीक है, कितना बढ़ पाएगा, बहुत ही कम बढ़ पाएगा। जबकि जो लोग रिस्क लेते हैं, ठीक है, अपने जीवन में भी और अपनी संपत्ति में भी, वो लोग ज़्यादातर संभावना रहती है कि जीवन में आगे बढ़ेंगे या ज़्यादा मतलब गेन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें से लेखक का सर्वश्रेष्ठ आराम से निकल के आएगा यदि आपने इसको समझ लिया ना। तो अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटे कि आपका जोखिम न्यूनीकृत हो सकता है। देखो एक तो ये है कि हाँ ये ठीक है, आगे फिर और देखते हैं कि ये सही है नहीं, इसको भी छोड़ लेते हैं। यदि आप धन कमाना चाहते हो तो जोखिम उठाने वाला व्यवहार आपके व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक होना चाहिए। लेकिन फिर इसमें ये भी है कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जोखिम लेने वाला भी क्या करे, मतलब ऐसा कमा पाए, ये भी एक अभी श्योर नहीं है। और याद रखना 4 ऑप्शन में से कभी कभी 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो नज़दीक होंगे, लेकिन अपने को क्या चुनना है जो बेस्ट है। आपको लगता है ना हाँ ये तो एकदम बेस्ट है, ये तो लेखक कहना ही चाह रहा है, ये इस लेख का सार है, उसको चूज करना है। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। निवेश करते समय ऐसे भरोसेमंद संपत्ति प्रद संगठन संस्था को खोजिए। मतलब लेखक का इसका मतलब नहीं है, लेखक ये कभी नहीं कह रहा कि आप ऐसे निवेशक को ढूंढिए या कोई संस्था ढूंढिए, ये मतलब नहीं है इसका। आपको जानना चाहिए कि आपके धन का निवेश एक जोखिम भरा व्यवसाय, वो तो हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन लेखक ये नहीं कह रहा ना इस बात को, इसको भी हम काट सकते हैं। अब 2 में से एक चूज करना है बेस्ट। और वैसे निवेश के मामले में पहले भी हमने कहा कि वो अक्सर कहावत चलती है ना कि अपनी एक ही टोकरी में अपने सभी अंडे मत रखिए, ऐसा कुछ चलता है कहावत में। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप अपना आंसर बेस्ट ए आंसर यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, और मैंने ये कोशिश की है इन क्वेश्चन को बनाते समय, अभी मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ इस पर, टाइम लग जाएगा 2-4 दिन अभी। ठीक है, जैसे अपना आंसर हम देख लेते हैं, और अपना आंसर यूपीसी के ऑफिशियल जो आंसर किए उसी के अनुसार मैंने बनाए। ठीक है, तो एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा क्या 100% एक्यूरेसी आपको लगभग इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो आंसर अपना यही है। और कॉमन सेंस इसमें क्या लगाना है कि ऑप्शन ए में धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटने की बात कर रहा है कि आपका जोखिम न्यूनीकृत हो। लेखक इसमें अपनी एक सलाह दे रहा है। ठीक है, और व्यवहारिक जीवन में देखो कॉमन सेंस क्या कहता है कि
हम इस नियम का पालन करते हैं कि अपने धन का निवेश हम इस प्रकार करें कि अपना जोखिम कम हो, और यही इस लेख का सार था। ठीक है, मैंने कोशिश की कि कहीं कहीं आपको कॉमन सेंस और ट्रिक्स बताऊं, आगे वाले पैसेज में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका ये पैसेज, आपने जो अटेम्प्ट लिया वो सही हुआ होगा, और यदि वह आपने गलत भी किया होगा तो एक प्रोसेस है सीखने का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैं पैसेज लेके आऊँगा, यदि आपकी डिमांड होगी ना तो मैं ऐसे पैसेज की एक सीरीज चला दूंगा, 10 15 20 पैसेज हम सोल्व कर लेंगे ताकि आपकी गलतियाँ उतनी कम हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही बात है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये पैसेज नंबर जो 5 है वो पढ़ना। ठीक है, पैसेज नंबर 5 पढ़ो, और इनके 2 क्वेश्चन है, एक यहाँ पे 5वां और 6वां क्वेश्चन, ये आपको अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में भी आप साथ में देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और आराम से 5 नंबर और 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट लेने की कोशिश करो। इंग्लिश मीडियम में थोड़ा तुलनात्मक रूप से आसान है, क्योंकि लैंग्वेज की जो बाधा है ना वो नहीं है। हिंदी मीडियम में लैंग्वेज की बाधा ऐसी है कि आपके पैसेज का जो भाव है ना वो बिगड़ जाता है, और इसके चक्कर में हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात है ना, हम एक्सक्यूज नहीं कर सकते, हम केवल काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं फिर। तो इसमें कह रहा है कि यदि भी आजकल उगाई जाने वाली अधिकतर अनुवांशिक रूपांतरित यानी जीन फसलें एकल लक्षण के लिए अनुवांशिक अभिरचित है, भविष्य में अभी जैसे उसके एक लक्षण के लिए उसको ऐसा किया जा रहा है, मतलब अनुवांशिक रूपांतरित किया जा रहा है, चाहे वो कोई कारक हो सकता है। ठीक है, और भविष्य में फसलों का एक से अधिक लक्षणों के लिए अनुवांशिक अभिरचित होना एक सामान्य मानक होगा। कि भविष्य में क्या, देखो इस बात को ध्यान रखना, वर्तमान में तो ये चल रहा है, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि भविष्य में फसलों का एक से अधिक लक्षणों हो सकता है, उसमें कई प्रकार के गुण हो, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ सकती है, कीटों के खिलाफ लड़ सकती है, या उसमें उत्पादन अधिक हो सकता है, कई सारे उसमें लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, अतः कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसके नियमन को अकेले जैव फसलों की वर्तमान पीढ़ी के प्रसंग में नहीं समझा जा सकता। यानी आज जो वर्तमान में जो जैव फसलें हैं ना, केवल उसके आधार पर हम निर्णय नहीं ले सकते कि ये सही है गलत है या क्या प्रोडक्शन होगा, या किसान भी इन चीज़ों को लेकर मतलब अभी क्या डिसीजन ले, मतलब पहले से हम कोई मानक तय नहीं कर सकते, क्योंकि निरंतर तकनीकी में बदलाव हो रहा है। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए पढ़ते समय, बल्कि विभिन्न पहलुओं को जिनमें सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी इसके बहुत सारे इम्पैक्ट भी है, सोशल और इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। हम जानते हैं कि जिन फसलों के जो बीज आते हैं काफ़ी महंगे हो सकते हैं, किसान उनको अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके इन्वायरमेंट पर काफ़ी इम्पैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, सोशल इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और ध्यान में रखते हुए एक व्यापक अवलोकन की आवश्यकता है, ताकि नकारात्मक प्रभावों को न्यूनीकृत करते हुए प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग किया जा सके। देखो बहुत ही सिंपल है, एक सामान्य है, उसको फोकस रख के इसको पढ़ना है। और उन किस्मों के विकास में जो जलवायु परिवर्तन के प्रशमन और अनुकूल में मददगार है, जैव प्रौद्योगिकी के महत्व के आलोक में जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना के एक अंश के रूप में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग न करना एक विकल्प नहीं हो सकता, एक विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी हमें शामिल करना होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के अनुसार भी हमें ऐसे बीजों का विकास करना होगा कि ताकि सूखे वाली फसलें, मतलब कम पानी में या जो भी समस्या आती है उनसे हम लड़ पाएँ। और जैव प्रौद्योगिकी के घरेलू नियमन को व्यापार नीति और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों, देखो ये भी ध्यान रखना है हमें कि जैव प्रौद्योगिकी के जो घरेलू नियमन है उनको व्यापार नीति और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों सम्मेलनों के अंतर्गत दायित्व से अलग करके नहीं देखा जा सकता। कि जो भी हम देखो प्रोडक्शन करने वाले हैं, या जो भी हम जीम फसलें या इन बीजों का विकास करने वाले हैं, हमें ये भी देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके क्या मानक है। चाहे आप इनको इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से देख लो, या ऐसे मानक जैसे एक और ध्यान रख सकते हैं, व्यापार नीति की बात चल रही है, तो हमें हमारे सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम फसलें उगाते हैं क्या उनका हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्या विदेशों में इन चीज़ों को अलाउ किया है, विशेषकर खाद्य फसलों में अलाउ किया है, या मतलब हम कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चीज़ों को देखकर इसमें ऐसा किया गया है। तो एक बात ध्यान रखना, पैसेज की जो क्वेश्चन की सफलता है ना, इस बात पर निर्भर करती है कि आप है ना कितना अच्छे से उस पैसेज को समझ पाते हो, एक मतलब अलग अलग एंगल से तार्किक रूप से ना, तो उसके आपकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एक चीज़ इसमें सलाह दूंगा कि बार बार पैसेज अटेम्प्ट लो, गलतियाँ होगी लेकिन गलती से सीखना कि आपने क्यों ये ऑप्शन क्यों चुना, यूपीएससी का आंसर अलग था, आपने ये क्यों चुना। एक समय के बाद में एक हैबिट बन जाएगी आपके सही आंसर करने की, और यही तरीका है हमारे पास, यही तरीका है, हम कोई जीनियस नहीं है, हमारे पास एक तरीका कि हम मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, सही दिशा में, तो इसको चुनते हैं। इसमें ध्यान रखना, जो पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन आते हैं ना, एजम्पशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें अलग हटकर भी सोचना पड़ता है। और इनको सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप ये ध्यान रखो कि लेखक ने ये लेख क्यों लिखा है, क्या ऐसी समस्या थी जिनको लेखक चाहता है कि इनका समाधान उस पैसेज के माध्यम से निकले, या लेखक मतलब उस पैसेज के माध्यम से क्या कहना चाहता है, किन चुनौतियों का, किन समस्याओं का समाधान निकालना चाहता है। तो पूर्व धारणा वाले पैसेज में कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से भी आंसर सही हो सकता है, तो वहाँ पे हमें कॉमन सेंस लगाना होगा। जैसे इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चन को कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई है। तो जैव प्रौद्योगिकी नियमन एक विकासशील प्रक्रिया है। यदि इस स्टेटमेंट को देखें तो साफ ऊपर लिखा हुआ था कि
जो जीएम फसलें हैं उसको आज के दृष्टिकोण से हम नहीं देख सकते हैं। आगे आने वाले वक्त में पता नहीं कितना विकास होगा। बिल्कुल टिक लगाइए आराम से, टेंशन फ्री होकर, क्योंकि पैसेज में लेखक ने ऐसी बात की है। ठीक है, दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी नियमन के विषय में नीति निर्णय के लिए लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। देखो कहीं इस पैसेज में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब लोगों की भागीदारी की बात नहीं हुई है, तो हम अपने दृष्टिकोण से भी ऐसा नहीं ला सकते कि हम कुछ भी घुसा लें इसमें। देखो डिबेट हो सकती है, लोगों की जानकारी हो सकती है, लेकिन इस पैसेज में अभी कोई ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई, तो अपनी तरफ से फालतू का कोई जोड़ना नहीं है, तो ये अपने हिसाब से गलत होने की इसकी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी नियमन के निर्णय में सामाजिक आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्यों ध्यान में रखा जाना चाहिए? पैसेज ने साफ लिखा है इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी सम्मिलित है, तो हमें ये दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो ये पैसेज में डायरेक्ट है, देखो बात। ठीक है, ये भी हमने कर लिया, एक और तीन कर लिया। आगे एक बार फोर देख लेते हैं। देखो एक बिल्कुल सही है, तो ऐसा भी करना चाहिए कि एलिमिनेशन पद्धति अपनाओ, कि इसमें एक नहीं है, काट दो इसको। ठीक है, अभी देखो दूसरे वाले की संभावना है कि हमने दो काटा। ठीक है, अब देखो अपना आंसर वैसे बी निकल गया है, लेकिन फिर भी हमें एक चेक करना चाहिए कि हो सकता है मतलब आ, कोई और ऑप्शन सही हो जाए। तो इतनी जल्दबाजी मत करना, चारों स्टेटमेंट पढ़ना। इसको देख लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी नियमन में राजनीतिक कार्यपालिका का व्यापक रूप से शामिल होना देश की व्यापार नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निपटाने की प्रवृत्ति में सुधार लाता है। देखो यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी में मतलब राजनीतिक कार्यपालिका का शामिल होने की बात नहीं की गई है, बल्कि बात क्या की गई है कि हमारी जो जैव प्रौद्योगिकी जो घरेलू नियमन होंगे ना, कैसे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति और जो भी कन्वेंशन बने हुए हैं या नियम बने हुए हैं, संधियां बनी हैं, उनके हिसाब से होनी चाहिए। तो राजनीतिक कार्यपालिका का इस दृष्टिकोण से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर अपना क्या निकल के आ गया? बी आंसर निकल के आया है। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर ऑफिशियल आंसर के हिसाब से सही है कि नहीं, ये देख लेते हैं। और मैंने कैसे इसको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल ऑफिशियल आंसर के हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने ये पैसेज कर लिए हैं पहले, इसीलिए मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। तो ठीक है, और जैसे कैसे सोल्व करना चाहिए, तो इसमें मैंने लिखा है कि पूर्व धारणा के प्रश्नों को एलिमिनेशन तकनीक, यानी हमें कोशिश करना है कि स्टेटमेंट जो भी गलत है उनको हटाते जाओ और अपने आंसर के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करो, उपयोग करते हुए सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। अब जैसे सबसे पहले हम स्टेटमेंट 3 पर गौर करें। इसमें लिखा है कि स्टेटमेंट 3 पर जब गौर करते हैं, जिसकी चर्चा पैसेज में की गई है कि जैव प्रौद्योगिकी नियमन के निर्णय में सामाजिक आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, ऊपर हमने देखा था, इसकी चर्चा की गई है। अतः सबसे पहले ऑप्शन ए को एलिमिनेट करो, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या नहीं है, 3 नहीं है। ठीक है, ये हमने कर दिया इसको एलिमिनेट। अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे अभी मैंने किया वो अलग तरीके से एलिमिनेट किया, अभी दोबारा कर रहा हूँ तो यहाँ पे अलग तरीके से किया, तो अलग अलग तरीके से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट 4 पर हम ध्यान देते हैं, जिसमें लिखा है कि जैव प्रौद्योगिकी नियमन में राजनीतिक कार्यपालिका का व्यापक रूप से शामिल होना देश की व्यापार नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व, इनकी बात की गई है। तो इनको भी हम एलिमिनेशन टेक्निक से हटा सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका का इसमें कोई चर्चा नहीं किया गया है, और जो चर्चा किया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के हिसाब से किया गया है। तो हम स्टेटमेंट जो 4 है, जहाँ जहाँ 4 है उनको हटा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, या जैसे हमने अभी किया कि ये तो बिल्कुल सही है, एक तो हमारा सही है, तो जिनमें एक है उनको रखो, जैसे इनमें एक नहीं है, इनको 3 स्टेटमेंट में है। फिर हमने देखा कि इसमें लोगों की भागीदारी की कोई चर्चा नहीं की, जहाँ पे 2 उनको निकाल दिया। तो कई तरीके हो सकते हैं, एलिमिनेशन करने के कई तरीके हो सकते हैं। अभी मैं इसको तीसरी बार चौथी बार करूँगा तो मेरे माइंड में अलग अलग चीज़ें आएगी। तो एलिमिनेशन वाले में ध्यान रखना, ये एक तरीका है। और पूर्व धारणा के क्वेश्चन में विशेषकर ध्यान रखना है कि हमें नज़दीक पहुंचना अपने ऑप्शन के, तो जो फालतू के है ना उनको काट पीट दो। ठीक है, और कई बार ऐसे आएंगे, कई बार तो पैसेज ऐसे आते हैं जो समझ में नहीं आता कि इसमें जो नज़दीक का आंसर कौन सा सही होगा, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट लेना। यदि आपने पैसेज पढ़ा है एग्जाम के दौरान, आपका टाइम खराब हुआ, निवेश हुआ उसमें टाइम, तो कोशिश करना उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने की, क्योंकि उसमें आप मेहनत करते हो, थोड़ा सा लगाते हो अपना जो भी लॉजिक है ना, सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक और पैसेज इसका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसी का ये कोर है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद के मर्म को सर्वश्रेष्ठ रूप से अंतर्निहित करता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पूरा पैसेज का जो सार था ना, केंद्रीय बिंदु था, उसको अपने माइंड में लाओ कि क्या कहना चाहता है। देखो, जीएम फसलों के विकास पर वर्तमान विमर्श में सतर्कता सिद्धांत को महत्व नहीं दिया गया, ये मतलब अभी नहीं लग रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन प्रशमन और अनुकूल क्रियाविधियों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया, हम कह नहीं सकते। क्यों नहीं किया, मतलब हम ऐसा कह नहीं सकते हैं चीज़ों को लेकर, किया गया है या नहीं किया गया है, हुआ भी होगा, तो इसको हम श्योर नहीं कह सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका जीएम फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है, ये पैसेज में ऊपर ऊपर था। कहाँ पे था कि जो आज की बातें कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, इस पैसेज को पढ़ोगे ये बात लिखी हुई है इसमें, तो हमें पैसेज के थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसमें लिखा भी आता है कि आपकी जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना, वो पैसेज के अकॉर्डिंग होगा, ऐसे ही आप फालतू में कल्पना मत कर लेना।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जय प्रति नकारात्मक ठीक ढंग से, ये तो बिल्कुल ऐसे जब स्टेटमेंट है ना कि बिल्कुल ऐसे एक्सट्रीम वाले मतलब ही नहीं है जिनका, इनको तो देखते उड़ा दो एकदम। तो ठीक है, इसका आंसर क्या निकल के आया, सी आंसर निकल के आया। देखो इन तीन में से बेस्ट आंसर चुनना है, ये भी हम कह सकते हैं हुआ नहीं हुआ, लेकिन लॉजिक इसमें काम करेगा, तर्क आपका जरूर काम करेगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं आंसर में क्या है। देखो इसमें बिल्कुल आंसर सी सही है, जय प्रति की भूमिका, ये ठीक है। पैसेज में सीधे तौर पर ये लिखा गया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम सीधे तौर पर आप कर सकते हो। तो ये अपना क्या है, दो पैसेज हुए हैं जिनमें हमने 3 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की है। यदि आप लोग डिमांड करते हो कि ऐसी सीरीज चलनी चाहिए, तो मैं 15 20 30 जो पैसेज के क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करा दूंगा। और 5 साल के जो सोल्व पेपर है सीसेट के, वो आप अपनी वेबसाइट से 2-3 दिन में मैं आपको सूचना दे दूंगा कि अपलोड कर दिया है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सोल्व करने की कोशिश की। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट है अपनी यूट्यूब की और टेलीग्राम, वहाँ पे भी शेयर करता रहता हूँ कि सीसेट का ये तरीका हो सकता है। डरो मत इस चीज़ से, बिल्कुल मत डरो। और इस बात का ध्यान रखना, इस समय डर तो मन में होना ही नहीं चाहिए। इस समय एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मैं प्रैक्टिस करता रहूँ, करती रहूँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता रहूँ, ठीक है, एक ही माइंड में चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि डर के तो ये आप पेपर अपना ख़राब करने वाले हो। सीसेट में मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। जैसे लास्ट टाइम मेरा ख़राब गया सीसेट ना, मेरी रणनीति उसमें गड़बड़ रही। उससे पहले जितने भी मेरे अटेम्प्ट थे, कभी मैं सीसेट में फेल नहीं था। इवन 130 तक स्कोर मैंने सीसेट में किया, 120 130 आया है। लेकिन एक तो हाल ही में क्या बदलाव आया है कि जो ईजी वाले क्वेश्चन है ना सीसेट में, वो बहुत कम हो गए हैं, थोड़ा टफनेस इनका बढ़ गया है। दूसरा, थोड़ा सा रणनीति, अपनी अपनी एक रणनीति होती है। जैसे लास्ट टाइम मैंने अपनी रणनीति चेंज की कि मुझे मैथ और रीजनिंग पहले करना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी श्योरिटी ज़्यादा होती है ना। तो वहाँ पे फंस गया, उसके चक्कर में टाइम कम बचा, और पैसेज लास्ट में करने के चक्कर में ये भी गलत हो गए। क्योंकि उस समय फिर क्या होता है, थोड़ा सा एग्जाम में आप जानते हो कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो वही है कि एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपनी स्ट्रेटजी भी कायम रहना। आप ये मत करना कि मैं आपको बोल रहा हूँ पैसेज पहले करना तो पहले करने लगे ना। आप पहले करके देखो, घर पे बैठ के 4-5 साल के सवाल करके देखो, उसके हिसाब से आप अपनी एक स्ट्रेटजी अपनाना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों का यूं ही प्यार बना रहेगा और यूं ही आप अपनी पढ़ाई मेहनत करते रहोगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।